तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम जो क्लास 11th में बिजनेस सर्विसेज हमारा चल रहा था ऑलरेडी टॉपिक, उसी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। राइट। आई थिंक हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में देखा था क्या होती है। राइट। उसमें हमने बैंकिंग स्टार्ट किया था। ठीक है। तो बैंकिंग से रिलेटेड ही कॉमर्शियल बैंकिंग हमने स्टार्ट किया था, तो कॉमर्शियल बैंकिंग के बारे में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फॉलोड बाय दैट ई बैंकिंग के बारे में देखेंगे। ई बैंकिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता क्या एग्जैक्टली। राइट। उसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन विल क्लोज द बैंकिंग पार्ट। राइट। फिर नेक्स्ट बिजनेस सर्विसेज आ जाएगी इसमें। ठीक है। तो हम एक बार अपने बोर्ड पे आ जाते हैं फटाफट टू डिस्कस द सेम। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया फंक्शन क्या होते हैं। जो हमने कॉमर्शियल बैंक पिछली क्लास में देखा था, उसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात कर रही है। इन शॉर्ट देखो, जो कॉमर्शियल बैंक है, मैंने आपको बैंक के टाइप बताए थे, तो उसमें काफी सारे टाइप्स बताए थे आपको, इफ यू रिमेम्बर। राइट। तो मैंने आपको बोला था भाई कॉमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, स्पेसिफाइड बैंक होते हैं आपके, और उसके बाद आरबीआई के बारे में बताया था जो सेंट्रल बैंक होता है। लेकिन आपका जो काम है, जो मेन आपको जानना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, वो कॉमर्शियल बैंकिंग के बारे में जानना है। तो इसलिए हम कॉमर्शियल बैंकिंग के फंक्शन में के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, दो फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो देखो, प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ किसी भी बैंक का, अगर मैं बिजनेस, मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक जो होता है इसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। राइट। प्रॉफिट मेकिंग इसका पर्पस है कि भाई अगर मैंने बिजनेस ओपन किया है तो मेरे को प्रॉफिट हो। ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा इसको प्रॉफिट। देखो, बैंक के, किसी भी बैंक के इन जनरल दो पर्पस होते हैं। ठीक है। पहला पर्पस होता है उसका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जो भी डिपॉजिट हो रहे हैं इसमें। ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना। और दूसरा होता है लोन्स देना इन डिपॉजिट के बिहाफ पे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करता हूं तो कोई भी बैंकिंग, अगर उसने लाइसेंस ले रखा है बैंकिंग का, तो उसका पहला पर्पस क्या होगा, कमर्शियल बैंक के अगर लाइसेंस ले रखे हैं तो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट। राइट। जो भी कंज्यूमर से डिपॉजिट, अब डिपॉजिट कैसे, सेविंग बैंक में आ सकते हैं, करंट अकाउंट जो हम इसे इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। ठीक है। सेविंग बैंक में किसी ने डाल दिया, करंट अकाउंट में डाल दिया, या ये डिपॉजिट लेता है फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में। राइट। या किसी ने आरडी करवा रखी है। ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं इसे। नॉर्मली सेविंग में आप देखोगे इंटरेस्ट रेट लो होता है। ठीक है। थोड़ा कम रहेगा। करंट में होता ही नहीं है, फिक्स एसेट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। आरडी में भी ठीक ठाक होता है, मतलब सेविंग से ज्यादा होता है आरडी में जो रिकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिपॉजिट, बैंकिंग काम कैसे करता है, पहले एक बार बैंकिंग का फंक्शन समझ लो। ठीक है। देखो, ये बैंक है, मैंने यहाँ पे बैंकिंग अपना सेटअप कर लिया, मैंने लाइसेंस ले लिया। ठीक है। और मैं यहाँ बैंक अपना चला रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है भाई, मेरे पास बैंक चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेरी कुछ इनकम भी तो होनी चाहिए। अगर मैं खाली एक्सेप्ट करता जाऊंगा डिपॉजिट और नॉर्मल कुछ नहीं कर रहा अपने इनकम के लिए, कुछ अदर सोर्स नहीं अपना रहा, तो मैं लॉस मेकिंग बन जाऊंगा। राइट। तो देखो, मैं काम कैसे कर रहा हूँ एज अ बैंक, मेरे पास कंज्यूमर आए। ठीक है। उनका पैसा मेरे पास जमा हुआ। ठीक है। यहाँ डिपॉजिट हुआ, जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है ये डिपॉजिट हो गया, मान लो यहाँ पे 10 CR मेरे पास जमा हो गया बैंक में। ठीक है। अब अगर मैं इसको खाली बैंक में ही रख रहा हूं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। इस अमाउंट से मुझे अर्निंग करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस अमाउंट से अर्निंग मैं कैसे करूंगा भाई, इस अमाउंट को मैं आगे लोन पे दूंगा। ठीक है जी। अब लोन पे मैं बिजनेस को दे सकता हूँ लोन पे। ठीक है। कोई छोटे मोटे हाउस लोन दे सकता हूँ। ठीक है। या फिर मैं पर्सनल लोन दे सकता हूँ। अब इन लोन पे जो भी मैंने दिया है इस पे मैं कमाता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब ध्यान से सुना बैंकिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा है। जब इसने आपसे डिपॉजिट लिया, मतलब जब आपने यहां पे पैसा जमा कराया सेविंग में, तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 3% 4% ऐसे ही मिलता है नॉर्मली। ठीक है। लेकिन जब यही पैसा ये आगे देता है, आगे लोन पे देता है, तो वहीं पे आप अगर पर्सनल है तो आपका 12% 18% पता नहीं कितना कितना, मतलब अकॉर्डिंगली चला जाता है। ठीक है। होम लोन है तो 8 से 10% के आसपास आपका रहेगा। ठीक है। पर्सनल लोन में जैसे मैंने बताया, बाकी कंज्यूमेबल गुड्स लोन है तो डिपेंड करता है, उसमें भी आपका 16 से 18% के आसपास चला जाता है। तो ये जो गैप है, ये जो आपको 3-4% दे रहा है और आगे से जितना अर्न कर रहा है, जो गैप है ये बैंक की अर्निंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, कई बार डिफॉल्ट भी होते हैं लोन्स में। राइट। तो डिफॉल्ट को भी अगर आप एडजस्ट कर दोगे तब भी बैंक की अर्निंग यहां पे हो रही होती है, क्योंकि कहाँ 3 से 4% और कहाँ 16 से 18%, तो डायरेक्टली बैंक कितना मार्जिन कर लिया। आप अगर देखोगे तो 12% का टका यहाँ पे कमा गया ये। ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे अर्न कर गया। ठीक है जी, आपको समझ आ रही है। तो बैंकिंग चैनल कुछ इस तरीके से काम करता है। तो प्राइमरी फंक्शन बैंक का ये हो गया कि वो एक्सेप्ट करेगा आपसे डिपॉजिट, एक्सेप्ट करके उस डिपॉजिट को आगे जाके आगे लोन पे दे देगा, जिससे कि वो अर्निंग करता है। डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करेगा, एक तो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में, एक आपका करंट हो गया, एक आपका एफडी के नेचर में, एक आपका आरडी के नेचर में। आरडी मतलब एक, आप कितनी भी बनवा सकते हो, आप बना सकते हो हर महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरे अकाउंट से कट के एक आरडी में जमा होता रहे। एफडी क्या होता है, एफडी में एक फिक्स अमाउंट हो जाता है, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। 180 दिन हो सकते हैं, ये साल भर हो सकता है, 3 साल हो सकते हैं, ये 4 साल 5 साल 6 साल, डिपेंड करता है कि आप अकॉर्डिंगली क्या एफडी आप लेते हो। ठीक है। एफडी में ये होता है कि आप बीच में जनरली नहीं तोड़वा सकते, कि एक फिक्स टाइम उसका ड्यूरेशन हो जाता है। उस
पैसे पे बैंक ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट कमा सकता है। बाकी में तो क्या है, कभी भी निकल सकता है वो अमाउंट, राइट। एफडी क्या है, एफडी को बैंक को पता है कि भैया ये आएगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो इसको मैं जो है अपना अकॉर्डिंगली लगा सकता हूँ बिना कुछ करे, तो उस पे इसलिए इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें सेविंग से। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया भैया, एक्सेप्ट करूंगा डिपॉजिट, लोन दूंगा, उस पर इंटरेस्ट कमाऊंगा, ये मेरा इस तरीके से बिजनेस चलेगा, ये मेरा प्राइमरी फंक्शन हो गया किसी भी कॉमर्शियल बैंक का। सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, बैंक बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है भैया मैं एक ही चीज से अर्निंग थोड़ी करूंगा, मेरे और भी काम है। फॉर एग्जाम्पल बैंक क्या करता है, बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसेस को एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एजेंसी सर्विसेज मतलब जो भी इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट, टाइमली पे कर देगा। अगर मान लो बिजनेसेस के डिविडेंड कलेक्ट करने हैं तो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कुछ भी पेमेंट होनी है, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करनी है तो रिमाइंडर भेज के वो कलेक्ट कर लेगा। तो एज अ एजेंट वर्क करता है ये, ठीक है, बिजनेस का एज अ एजेंट वर्क करेगा, ये इसका सेकेंडरी काम है, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन में देता है ये, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लोन के अलावा, ये कहता है भाई मैं अपनी जो है सर्विसेज दे रहा हूँ एजेंसी के अलावा भी, अदर सर्विसेज में, जनरल आप बोल सकते हो इसको। इसमें क्या करता है, जैसे मान लो इसने अपना, आपके जो भी डॉक्स है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने जमा करे हैं, या जो भी मनी आप डिपॉजिट कर रहे हो, जो भी ज्वेलरी आप डिपॉजिट कर रहे हो, उसके लिए लॉकर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहां से भी इसने अर्निंग करी, इसलिए कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, कुछ नॉमिनल अमाउंट ये चार्ज करता है, जो भी रहता है इसका, ठीक है, डिपेंडिंग बैंक टू बैंक डिफर करता है। तो मेन काम क्या हो गया इसका, मेन काम हो गया भैया डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना, ये काम हो गया मेन। सेकेंडरी में एजेंसी सर्विसेज करता है, एज एजेंट वर्क करेगा बिजनेस के लिए। दूसरा, लॉकर फैसिलिटी दे रहा है, जो जनरल स्पेसिफिक जो भी इसकी चीजें अर्निंग करने के लिए ये कर रहा है। अब इसमें नॉर्मल जो ये एजेंसी सर्विसेज है ना, तो इसमें जैसे पेमेंट कलेक्ट करने से लेके, आपका पेमेंट करने से लेके, ये सारी चीजें, डिविडेंड कलेक्ट करने से लेके, ये सारी चीजें होगी। और जो अदर सर्विसेज में, जैसे लॉकर फैसिलिटी आपको दे दी सेफमेंट के लिए कि भाई ये लॉकर फैसिलिटी है, इसका इतना चार्जेस लगे, आप अपनी ज्वेलरी, आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे इजीली रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका कॉमर्शियल जो है वो काम करता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, तो कॉमर्शियल बिजनेसमैन का काम क्या होगा भाई, जब मैं करंट अकाउंट ओपन हो रहा हूँ, मेरा काम यही है, फ्रीक्वेंट जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, डिपॉजिट हो रहा है या फिर कोई पैसा निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो टाइमली हो जाए, ठीक है, मेरा ये काम है। और अदर सर्विस के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चार्ज डेडलाइन मैट करूं या डेडलाइन को देखूं, तो मैं उसी में लगा दूंगा एक एजेंट वहां पे जो है मेरा, अकॉर्डिंगली एजेंसी सर्विस जो बैंक दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम होता जाएगा, ड्यू डेट जब भी आएगी वो पे होता जाएगा। अब बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आता है ई बैंकिंग का, ठीक है। जैसे ई बैंकिंग नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये बात क्या करी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक, सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा, या ऑफिस में बैठे बैठे हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके कितने तरीके होते हैं, क्या बेनिफिट है ये। तो ई बैंकिंग इज समथिंग जहां पे आप सारी चीजें क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको यहां पे बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बैंक विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप अपने ऑफिस से या घर से जैसा भी आप काम कर रहे हो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। इसके कितने तरह की बैंकिंग आप कर सकते हो, पहला हो गया इंटरनेट बैंकिंग, जो आप सभी ने आई थिंक सुनी होगी एटलीस्ट, अगर यूज नहीं करी तो। इंटरनेट बैंकिंग मतलब कोई भी बैंक का अकाउंट खोलते हो, राइट, मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो या एचडीएफसी में अकाउंट है, या कहीं भी अकाउंट है आपका, तो उसकी एक नेट बैंकिंग होती है, जो आप जब भी अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन करते हो, तो गूगल क्रोम हो गया या जो भी आप यूज कर रहे हो उस टाइम पे, याहू हो गया, वट एवर इट इज, तो वहां पे आप ओपन करके उसका जो वेब वर्जन है, तो वहां से जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो डाल के पेमेंट किसी को करनी है, किसी बेनिफिशियरी ऐड करना है, कोई कोई बिल की पेमेंट करनी है, वो सारी चीजें आप इस इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वेब पोर्टल में आपने कर लिया, मतलब लैपटॉप आपने खोला या फिर अपने डेस्कटॉप खोला, उसके अकॉर्डिंग एक वेब पोर्टल है, उसकी साइट है बैंक की, अकॉर्डिंगली वहां जाके अपना जो भी क्रेडेंशियल है वो डाल के किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को किसी से अमाउंट बेनिफिशियरी ऐड करना है, कोई पेमेंट करनी है, वट एवर इट इज, तो इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके आप घर बैठे बैठे या फिर अपना जो ऑफिस में बैठे बैठे ये चीज यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा हो गया मोबाइल बैंकिंग। आजकल हर बैंक की ऐप आ गई है, ठीक है। खासकर जब ये यूपीआई ने बूम करा था, ठीक है, जैसे पेटीएम वगैरह आया था आपका, जब कैशलेस चीजें बातें हो रही थी, तो उसके बाद बैंक ने ये नोट किया, जैसे एसबीआई करोगे तो एसबीआई योनो एक ऐप है आपकी, ठीक है। ऐसे ही आपकी डिफरेंट डिफरेंट आईसीआईसीआई की भी एक ऐप है आपकी कोई, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे बैंक्स ने अपने ऐप्स बना ली, राइट। वेब के अलावा उन्होंने ऐप्स भी बना ली, जिसमें मोबाइल बैंकिंग में अब इस ऐप में भी आप सारे काम कर सकते हो, बेनिफिशियरी को ऐड करना, किसी को पे करना, बिल पे करना, वट एवर इट इज, राइट। तो वो सारी चीजें मोबाइल बैंकिंग में बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपकी होगी। तो पहला हो गया आपका इंटरनेट बैंकिंग, राइट, और यहाँ पे दूसरा हो गया मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तीसरा हो गया एटीएम, जो सब वाकिफ है, कभी ना कभी आपने एटीएम में जाके, आपका एक कार्ड होता है, ठीक है, उस कार्ड में आपके पेरेंट्स का होगा बेसिकली, तो उस कार्ड में आप क्या करते हो, उसमें विड्रॉल करते हो, ठीक है, जाके एटीएम में स्वैप करते हो, मशीन को पिन डालते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली वहां से कैश मिल जाता है। अब आपको अगर डिपॉजिट भी करना है तो भी वो भी फैसिलिटी मिल जाती है आपको एटीएम में, तो कैश ले जाओ अपना एटीएम में, अपना अकाउंट नंबर डालो, अकॉर्डिंगली जितना भी अमाउंट आपको जमा करना है वो आप अकॉर्डिंगली जमा कर सकते हो, राइट।
तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पे एटीएम तक जाने की जरूरत पड़ रही है, बट एटीएम आपके नियर बाय होते हैं, राइट, नियर बाय प्रेजेंट होते हैं, तो आप वहां पे इजीली जा सकते हो, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और कभी भी जा सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जितनी भी सर्विसेज ई कॉम की आप बात कर रहे हो, ये 24/7 365 कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब अब जब सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं तो फंड ट्रांसफर भी तो होगा। एक इसमें दो तरह के फंड ट्रांसफर होते हैं, एक होता है एनईएफटी, ठीक है, एक होता है आपका आरटीजीएस। एनईएफटी क्या होता है, लॉट में जाता है, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये लॉट में जाएगा, ये आर्ली लॉट में जाता है, या एक 3 घंटे में एक बार चला गया, इस तरीके से जाता है ये, ठीक है। आरटीजीएस अगर रियल टाइम पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कोई भी है तो रियल टाइम पे अगर आपको भेजनी है तो उसको आप रियल टाइम ग्रॉस जो भी है ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस के थ्रू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी और आपका आरटीजीएस आ गया। फर्क इन दोनों में इतना सा होता है, आरटीजीएस जो होता है वो रियल टाइम में, मतलब अभी आपने करा तो अभी पहुंचेगा। एनईएफटी लॉट में जाता है, तो नॉर्मली अगर आपने अभी करा है तो विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर इस तरीके से वो चला जाता है, जो भी लॉट उसके जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो उसमें जाता है, ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात? तो दोनों ही आपके फंड ट्रांसफर अवेलेबल होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट हो गया। पॉइंट ऑफ सेल में क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आपके वो टर्मिनल हो गए बेसिकली, जिसमें अगर हम बात करें, आप किसी शॉप में गए होंगे कभी, ठीक है, आपने मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदा है, कोई भी सामान खरीदा, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप वहां पे कार्ड से पेमेंट अपना कर सकते हो। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो कार्ड आपका स्वैप होता है, स्वैप करके आप अपना पिन डालते हो, जो भी अमाउंट होता है वहां पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसमें पॉस टर्मिनल में आपके पास एक और ऑप्शन होता है, मान लो आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, मान लो आपने एयर कंडीशन खरीदा, इसको आपने मान लो ईएमआई करानी है, तो यहीं से इसी कार्ड के थ्रू, जैसे आपका आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे होंगे या डेबिट कार्ड यूज कर रहे होंगे, वट एवर इट इज, तो जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हो उससे आपकी ईएमआई भी अकॉर्डिंगली ही उसी के थ्रू, मशीन के थ्रू वहां पे पॉस में सेलेक्ट होकर बन जाती है। या आप जनरल पेमेंट करना चाहते हो तो वहां पे भी जनरल पेमेंट हो सकती है। तो ये 5 तरीके आपके दिखे जो कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। पॉइंट ऑफ सेल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम तो आपको पता ही है, मोबाइल बैंकिंग आपको पता है, और नेट बैंकिंग आपका इसमें प्रोसीड हो जाता है। तो ये इसके टाइप्स हो गए। और अब इसमें हमने टाइप्स देखे, ये इलेक्ट्रॉनिक आपका होता क्या है, बैंकिंग, उसके बारे में देखा। अब इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। देखो, बेनिफिट जब भी देखते हो तो दो प्रोस्पेक्टिव में देखोगे, ठीक है। पहला प्रोस्पेक्टिव आपका रहेगा कि भाई बिजनेस ओनर है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेनिफिट है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, ठीक है। पहला बैंक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेनिफिट है, मुझे ये बताओ कि भाई मेरे लिए ये है कि बैंक जो खुलता है वो मंडे टू फ्राइडे खुलता है, सैटरडे सेकंड और फोर्थ जो है जनरली ऑफ रहता है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम है यार, बैंक इतने इस दिन तो खुल रहा है, और मंडे टू फ्राइडे में भी जो खुल रहा है 10 से 4 कोई टाइमिंग होती है इसकी, तो इसके बीच में खुलेगा। तो मेरे लिए ये सुविधा मिल गई बैंकिंग के लिए, भाई 24/7 कभी भी मुझे ट्रांजेक्शन करनी है 365 डेज में, तो मैं वो घर बैठे बैठे, ऑफिस बैठे बैठे कर सकता हूँ। मेरे को इस चीज का वेट नहीं करना अभी नेशनल हॉलीडे, अभी क्या चीज है। अगर मेरे को कोई पेमेंट करनी है तो वो मैं स्मूथली कर दूंगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, मेरे को जो टाइम मेरा बच रहा है, ठीक है, टाइम सेव हो रहा है, जहाँ अदरवाइज मेरे को किसी पर्सन को बैंक भेजना पड़ता, देन वो जाता, देन अकॉर्डिंगली चीजें होती। यहाँ पे सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे भी अगर मुझे ट्रांसफर करना तो आरटीजीएस की फैसिलिटी ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। तो बैंक जाने की उतनी जरूरत मेरे को नहीं है, मेरा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। और प्लस मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कभी भी कर सकता हूँ 24/7 में, 365 डेज में, राइट। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये ट्रांजेक्शन की, अब मान लो मैंने एक ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन करी, अगर मान लो यही ट्रांजेक्शन मैं ऑफलाइन जाके कर रहा हूँ, वो पर्ची में स्टैंप लगा के दे रहे हैं, इस स्टैंप को मेरे को क्या करना है, संभाल के रखना है, राइट। ये जो पर्ची दी है संभाल के रखनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी एक ट्रायल बनती जा रही है, ठीक है, और डेट वाइज बन रही है, एवरी डेज वाइज। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, टुडे आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, इसके फॉलोड बाय टुमारो करी, तो एक ट्रायल बन गई। टेल कैसे बन जाएगी, आज की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ आ जाएगी, टुमारो की कितनी है वो यहाँ आ जाएगी। आपको अलग से हिसाब नहीं रखना, बस जब भी मैं ये स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा, वेन एवर आई एम डाउनलोडिंग दिस स्टेटमेंट, तो मुझे इजीली पता चल जाएगा भाई कब कौन सी पेमेंट गई थी, ठीक है। ट्रैकिंग मेरे लिए इजी हो जाती है, ठीक है, ट्रैकिंग इजी हो जाती है, प्लस जब चाहूं तब ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। तो ये बिजनेस ओनर एज अ कस्टमर मेरे लिए एक फायदे की बात है, ठीक है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा हो रहा है इस चीज से, इलेक्ट्रॉनिक से? भाई सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट सेव हो रही है। सबसे पहले कॉस्ट क्या सेव हो रही है इसकी? भाई सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे थे, आप जो भी काम मैनुअली कर रहे थे पहले, ठीक है, जितनी भी चीजें मैनुअली कर रहे थे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता, कोई क्लर्क बिठाना पड़ता वहां पे, राइट, कोई कैशियर बिठाना पड़ता, कैश की जब बात होती। अब ये सारा मोड कहाँ हो गया, ऑनलाइन, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे, जो आपकी बैंक ब्रांच में फुटफॉल्स है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रांच है वो फालतू में भीड़ रहती थी वहां पे, वो भीड़ बहुत कम होगी, राइट, वो बिल्कुल डाउन होगी। आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अगर भीड़ है तो उसको वहां पे मेंटेन करने के लिए पर्सन भी चाहिए, तो पर्सन अब क्या हो गए, कम हो गए, राइट। जहां पे 5 लोग चाहिए थे वहां मैंने एक ही पर्सन रखा हुआ है टू ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो बैंकिंग के लिए क्या है, बैंकिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट इससे ये होता है कि भाई मेरे को कॉस्ट की सेविंग हो रही है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को हमेशा वही करना है। और एक चीज और है बैंक का, कि यहाँ पे इसको
हर एक लोकेशन ये केटर कर सकता है, कोई भी रिमोट लोकेशन है वहां पे केटर कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोवाइड है सर्विसेज, राइट। इस मामले में अगर एक बैंक है आपका कोटक महिंद्रा, ये बैंक क्या है, इसने बैंक ऐसे ऐसी जगह खोले हुए हैं अकाउंट, मतलब लोगों के। तो रीजनल में क्या है, ये ऑनलाइन सबसे पहले इनका ऑनलाइन जो सेटअप था, मतलब जो अकाउंट ओपनिंग का सेटअप था, वो काफी इन्होंने अच्छा करा हुआ था, राइट। घर बैठे बैठे कहीं नहीं जाना, बैंक ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका ऑटो जो है घर बैठे बैठे वीडियो कॉल पे आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाता है, सारी चीजें घर पे आ जाती है, कहीं जाने की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें कोटक ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे सिंपल सी चर्चा ये होगी भाई, रिमोट से रिमोट एरिया तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपने पर्टिकुलरली, अगर हम बात करें, आप जहां पे हो वहां पे हर जगह आपको होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज पहुंचा सकते हो, कॉस्ट सेव है, बिजनेसमैन का टाइम सेव हो रहा है, कभी भी कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये बेनिफिट है उसके इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, ठीक है। बाकी पॉइंट ऑफ सेल मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बताया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन वो तो आपको बताइए, एटीएम, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। सर्विसेज के बारे में हमने जब बात करी कि भाई जो आपका कॉमर्शियल बैंक है उसके क्या क्या प्राइमरी और सेकेंडरी देखा। प्राइमरी उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, और सेकेंडरी उसका आ गया कोई एजेंसी सर्विसेज दे रहा है, राइट। एजेंसी सर्विसेज के अलावा अगर मान लो कोई लॉकर फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो वो जनरल पर्पस में काउंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, तो यू विल हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हाँ, एक वहां पे जब एजेंसी सर्विसेज दे रहा है, तो वहां पे जब वो आपकी पेमेंट कलेक्ट करता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी एक पॉइंट होता है वहां पे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग, इसमें बताता हूँ मैं आपको। व्हेन अ कमर्शियल बैंक डिस्काउंट करता बिल डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द मर्चेंट क्लाइंट, व्हाट इज द प्रैक्टिकली डूइंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी मर्चेंट क्लाइंट है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे पहले ही पेमेंट देता है, पेमेंट आने से पहले, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज एक मान लेता है कि हाँ भाई इसके बेसिस पे मेरे को आगे पेमेंट मिल जाएगी, तो वही काम कर रहे हैं कि इट्स एडवांसिंग द इमीडिएट कैश टू द मर्चेंट बेस्ड ऑन द अनपेड इनवॉइस ड्यू इन फ्यूचर, जो कि ड्यू होने वाला है फ्यूचर में, उसके बेसिस पे पहले ही पेमेंट ये कर देता है। बट अब ये कॉन्सेप्ट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये खत्म हो गया, ऑलमोस्ट निल है, ये अब यूज नहीं करती है बैंक, ठीक है। तो नॉर्मली ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का एक वो देता है, अब बैंक ये बिल्कुल एलिमिनेट कर रही है, इसको यूज नहीं करती है, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, इसका पर्पस क्या होता था पहले जब भी ये यूज होता था, एडवांसिंग द इमीडिएट कैश टू द मर्चेंट बेस्ड ऑन द अनपेड जो भी इनवॉइस है उस पे देने के लिए, ठीक है। काफी सारे फ्रॉड्स आए सामने, इसलिए बैंक ने अब ये बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। विच टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द बिजनेस ओनर। करंट अकाउंट, जैसा हमने बताया था, मैनी डजन ट्रांजेक्शन इवन विदाउट विड्रॉल एंड ऑल, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, तो वो एक कॉर्पोरेट करंट अकाउंट अपना ओपन कर लेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी एजेंसी। मतलब पहला प्राइमरी पर्पस उसका क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। सेकेंडरी में मैंने आपको बताई थी दो सर्विसेज, एक तो एजेंसी सर्विसेज देता है, दूसरा वो क्या है, लॉकर वगैरह की फैसिलिटी देता है, जनरल में आ गया। तो इशू करना लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल मशीनरी लोन, नो। Accepting the cash deposit automatic, no. Adjusting the national cash reserve, no. कलेक्टिंग द स्टॉक डिविडेंड हो गया, यूटिलिटी बिल क्लियर करना हो गया, ये सारी फैसिलिटी इसको किसमें देता है, सेकेंडरी एजेंसी फंक्शन में, राइट। अब यहाँ पे व्हाई डज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफर द हायर इंटरेस्ट रेट देन द स्टैंडिंग। भाई स्टैंडिंग सेविंग में मैंने आपको बताया था 3 से 4% का इंटरेस्ट होता है, फिक्स में 6 से 7% आपको मिल जाता है, कहीं कहीं 8 भी मिल जाता है। बट वो क्यों देता है, क्योंकि एक फिक्स टाइम तक आप उस अमाउंट को छू नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज द मनी इज सिक्योरली लॉक्ड विद द बैंक फॉर अ प्री डिटरमाइन और स्टेबल टाइम पीरियड। तो बैंक को भी पता भैया ये कोई मांगने तो आ नहीं रहा, इसको मैं अच्छी तरह अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकता हूँ और इससे अर्निंग मैं अपनी बढ़ा सकता हूँ, तो इसलिए इसमें जनरली इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। प्रोवाइडिंग द सेफ डिपॉजिट लॉकर वॉल्ट टू प्रोटेक्ट द फिजिकल जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है, स्पेसिफाई एज विच टाइप ऑफ। ये मैंने बताया था सेकेंडरी के अंदर एक आपकी यूटिलिटी सर्विस, जनरल यूटिलिटी सर्विस देता है बैंक, राइट। सेकेंडरी फंक्शन में जैसा बताया था, एक होगी उसमें एजेंसी सर्विसेज, दूसरा हो गया एक जनरल यूटिलिटी सेकेंडरी फंक्शन की सर्विस देता है, जिसमें आपका जैसे लॉकर फैसिलिटी होगी, जो भी अदर फैसिलिटी है वो सारी जनरल यूटिलिटी में आपकी कवर्ड हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ो, इसमें देख लो क्या ये कहानी है पूरी उसकी, देखो। विच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म इज डिजाइन टू इंस्टेंट रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो जाए, कौन सी है वो, आरटीजीएस। जैसे मैंने बताया था, आरटीजीएस में क्या होता है कि आपने तुरंत करी और तुरंत वहां पे पहुंच गया, ठीक है। हाउ डज ई बैंकिंग जो भी डायरेक्टली इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड डिसिप्लिन एंटरप्राइजेस ऑफ द ओनर। तो कैसे करता है ये डायरेक्टली ट्रैकिंग, ट्रेल बनती जाती है, जैसे मैंने बताया ट्रायल, उसके अकॉर्डिंग डिलीट द ट्रांजेक्शन, नो। इट अलाउ द ओनर टू मेक द पेमेंट विदाउट, नो। इट रिकॉर्ड एवरी सिंगल ट्रांसफर ऑटोमेटिकली, प्रोवाइड अ क्लियर डिटेल ट्रेल टू दी अकाउंट ऑडिट्स में आपको पूरा ट्रेल मिल जाता है भैया, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, किस किस डेट में हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ई बैंकिंग डिजिटल चैनल। तो इसमें आपका फिजिकल लेदर चेकबुक हो गया, ई बैंकिंग है भाई,
तो पॉज इसका एग्जांपल हो गया, जैसे हमने पॉज के बारे में देखा था कि पॉइंट ऑफ सेल में जब आप जा रहे हो वहां पे, तो काउंटर में आप अपना कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर सकते हो। ई बैंकिंग का आपका एग्जांपल हो गया। What is the key operational benefit of the bank to gain a promoting आपका डिजिटल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन? तो बेनिफिट क्या हुआ इसका? डिजिटल मतलब होता है की ऑपरेशन बेनिफिट क्या है बैंक का, डेटा बैंक गेन बाय प्रमोटिंग मोबाइल बैंकिंग। तो रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड द फुटफॉल इनसाइड द कॉन्क्रीट ब्रांच। छोटी सी ब्रांच में आप इतना मतलब फुटफॉल जो है वो कम हो गया, मोबाइल बैंकिंग से ही आधा काम हो जाता है आपका, इंटरनेट बैंकिंग से ही आधा काम हो जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रिड्यूस हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इंक्रीज द नंबर ऑफ फिजिकल पेपर द कंप्लीटली exempt फ्रॉम दिस सेंट्रल नो। तो पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है? एनईएफटी में आपका लॉट के हिसाब से जाता है, आरटीजीएस में तुरंत जाता है। तो कैश विड्रॉल एट द नो, रिक्वायर द फिजिकल नो, कैन यूज ओनली नॉन प्रॉफिट नो, प्रोसेस द फंड इन ऑर्गेनाइज टाइम बैच के हिसाब से, आरटीजीएस सेटल करता है इंस्टेंटली। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। पॉइंट ऑफ सेल मशीन की जब हम बात कर रहे हैं, एट अ रिटेल ऑनर बिकॉज इट्स मतलब पॉइंट ऑफ सेल पॉज मशीन हेल्प अ रिटेल ओनर बिकॉज इट मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कार्ड डायरेक्टली नो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस एंड अ पेमेंट फ्रॉम द बायर डायरेक्टली टू चेकआउट काउंटर पे पेमेंट ले देता है, इसलिए उसको हेल्प मिलती है। अब कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम एडवांटेज देखें ई बैंकिंग का, वो क्या होता है? इट प्रोवाइड 24/7 365 विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच इन द ऑफिशियल आवर। तो ये बिल्कुल फैसिलिटी जो हमने देखी थी भैया। विच ई बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व यूजिंग डेडिकेटेड स्मार्टफोन ऐप? तो ये कौन सा हो गया? मोबाइल बैंकिंग हो गया आपका। ठीक है, तो वेब ब्राउजिंग हो गया, बट ये कह रहा है स्मार्टफोन ऐप पे जब आप करते हो दैट इज मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग रिड्यूस करता है बैंक का ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। वाई? बिकॉज ये अलाउ करता है नहीं, ये चेंज करेगा इंटरनेशनल बाउंडर, ये कन्वर्ट करेगा नो। इट इनेबल द बैंक टू सर्व विद रिमोट कस्टमर, जैसे मैंने बताया था, विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग विद द फिजिकल। कोटेक का एग्जांपल दिया था जब मैंने यहाँ पे, वही वाला है। और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड फंक्शन ऑफ द ई बैंकिंग? इसमें जैसे आप जीमेल में भी आप देखोगे ना, तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी टू स्टेप वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हुआ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सेफ ट्रांसपेरेंट एंड जो भी ऑडिटेबल ट्रैकिंग यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया ले लिया, ठीक है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही है, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो रही है। कुछ क्वेश्चन भी करे तो यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई कॉमर्शियल का पार्ट क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी में इसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंकिंग चैनल जो है वो ओवर होता है। ठीक है, जिसमें आपने ये देखा भाई कॉमर्शियल में क्या क्या पार्ट होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है इसकी, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। ई जो आपकी ई बैंकिंग आप करते हो यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके, राइट, और क्या बेनिफिट है उसको यूज करने का। तो ये सारी चीजें आपने अभी देखी। बैंकिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस सर्विसेज में से ओवर हो गया। अब आगे आई थिंक इंश्योरेंस का आपका आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब भी आपका हो गई है। ठीक है, टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। बाकी तो ये सारी चीजें मैंने बताया चलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट, एंड या टेक केयर।